वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जो स्पेशल पर्पस मटेरियल्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस में विषय कोड E203 के चैप्टर नंबर 6 पॉलीफेज सिस्टम के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज हम थ्री फेज सिस्टम की आवश्यकता क्यों है और उसके लाभ क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थ्री फेज वोल्टेज का जनरेशन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित टर्म कलाक्रम या फेज सीक्वेंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि अधिकांश जो घरेलू लोड है या अधिकांश घरेलू कनेक्शन सिंगल फेज के होते हुए भी हम थ्री फेज परिपथ की ओर अर्थात थ्री फेज सर्किट्स को काम में क्यों लेते हैं। थ्री फेज परिपथ का एक कलीय परिपथ या सिंगल फेज सर्किट के तुलना में ऐसे क्या लाभ हैं कि इसे काम में ज़्यादा लिया जाता है। तो पॉलीफेज सिस्टम के इस प्रथम लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जो नीड है या एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम है, तो सर्वप्रथम तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं उन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला, जिसमें हम ट्रांसमिशन से संबंधित थ्री फेज सिस्टम के लाभों के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थ्री फेज सिस्टम के क्या लाभ हैं और इसका यूटिलाइजेशन जो है, तो मुख्य रूप से ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम जब ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें शक्ति का फॉर्मूला एसी सर्किट्स में P इज, यदि एक कलीय परिपथ है तो VI cos phi, और यदि त्रिकलीय परिपथ है तो √3 VL IL cos phi होता है। यदि हमें एक निश्चित मान की शक्ति को जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिट करके जहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाना है, अर्थात जो लोड के सेंटर्स हैं वहाँ तक इन्हें भेजना या भेजने की ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिससे
कम से कम हानियों के साथ उच्च दक्षता से शक्ति का ट्रांसफर कर सकें। तो यदि हम फॉर्मूले को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पावर P है वो प्रोपोर्शनल है V और I के, या VL IL के। यदि हम VL का मान ज़्यादा ले सकें तो ऐसी स्थिति में IL का मान समान पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कम होगा, और जब धारा का मान कम होगा तो संचरण के लिए काम आने वाले चालकों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उनका भार कम होगा प्रति एकांक लंबाई के। तो संचरण लाइनों में टावर्स के ऊपर इन्हें बांधा जाता है, या सपोर्टिंग पॉइंट्स जो हैं चालक के वो टावर होते हैं। तो यदि चालक का भार कम है तो ऐसी स्थिति में जो टावर काम आ रहे हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमें अपेक्षाकृत कम चाहिएगी। तो यह केवल 3 फेज सिस्टम में ही हाई वोल्टेज पर जनरेशन और ट्रांसमिशन होता है या किया जा सकता है, क्योंकि यदि सिंगल फेज सिस्टम में ऐसा किया जाएगा तो एक निश्चित मान के बाद उस वोल्टता पर जनरेशन किया जाना इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो एक सिंगल फेज सिस्टम के तुलना में एक 3 फेज सिस्टम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करता है, जिससे लाइन लॉसेस कम हो जाते हैं और ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लाइन धारा कम होने के कारण वायरिंग का जो कंडक्टर या वायर है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में साइज भी कह सकते हैं, वो कम हो जाता है, जिससे उसका मूल्य भी कम हो जाएगा। इस प्रकार हमें चालक पदार्थ में बचत होती है। एक 3 फेज सिस्टम का उपयोग हम सिंगल फेज के लोड को सप्लाई देने में भी कर सकते हैं, परंतु यदि हमारे पास एक सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है तो उसके द्वारा हम एक 3 फेज लोड को सप्लाई नहीं दे सकते। सिंगल फेज सप्लाई के अंदर एक टाइम पीरियड में यदि साइन वेव है तो ऐसी स्थिति में वह जो एक्स एक्सिस है या टाइम एक्सिस है उसको 3 बार क्रॉस करती है, जिस पर कि वोल्टता का मान 0 हो जाता है, या इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो 0 हो जाती है।
अर्थात यह सिंगल फेज सिस्टम में जो पावर टू लोड है वो कंटिन्यूस नहीं है, जबकि थ्री फेज में ऐसा नहीं होता है। यदि त्रिकलीय परिपथ में या थ्री फेज सिस्टम है, उसमें एक फेज में फॉल्ट आ भी जाती है तो शेष बचे दो फेज़ों पर उन लोड को साझा किया जा सकता है। अर्थात थ्री फेज सिस्टम की जो विश्वसनीयता है वो सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में ज़्यादा होती है। थ्री फेज सिस्टम में लोड को बैलेंस करना आसान होता है, जिससे हार्मोनिक करंट कम हो जाती है और जो न्यूट्रल होता है उसमें आउट ऑफ बैलेंस करंट, यानी तीनों जो फेजेस का यदि फेजर सम कर दें तो उसके बाद जो धारा का मान आता है वह न्यूट्रल वायर में प्रवाहित होता है, तो उसका मान बैलेंस लोड होने पर कम हो जाएगा। अर्थात न्यूट्रल का जो क्रॉस सेक्शन है वो हम कम ले सकते हैं। प्रायोगिक तौर पर लगभग जो फेज कंडक्टर होते हैं उनसे आधा क्रॉस सेक्शन एरिया न्यूट्रल वायर का लिया जाता है। यह सब थ्री फेज सिस्टम में ही पॉसिबल है। अब एक त्रिकलीय प्रेरण मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और जो डीसी बनाई जाती है एसी को रेक्टिफाई करके, तो जो सिंगल फेज सप्लाई से रेक्टिफाई करके बनाई जाती है उसमें रिपल का मान अधिक होता है एज कंपेयर टू थ्री फेज सप्लाई। यहाँ पर यह जानना आवश्यक होगा कि रिपल जो है वो है एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन आउटपुट, या दूसरे शब्दों में कहते हैं तो हमें रेक्टिफाइड होके जो आउटपुट डीसी के रूप में मिल रहा है उसमें एसी की कितनी मात्रा है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार एक थ्री फेज ईएमएफ को उत्पन्न किया जाता है। तो सिस्टम है एक थ्री फेज सिस्टम का, जिसमें तीन समान मान के ईएमएफ या वोल्टेज हैं जिनकी आवृत्ति समान है और आपस में यदि 120 डिग्री का कला अंतर है या फेज डिफरेंस है तो वो एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम कहलाता है। तो ए थ्री फेज AC generator having three identically placed apart from each other by 120 degree electrical can produce these voltages। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि N और S पोल्स के मध्य तीन कॉइल्स A1 A2 B1 B2 और C1 C2 रखी हुई है। A1 A2 A3 इनके आरंभिक या प्रारंभिक सिरे हैं और B1 B2 B3 इनके अंतिम सिरे हैं। तो A1 A2 और B1 A1 B1 और C1 A1 B1 C1 इनकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार है कि जो स्टार्टिंग सिरे हैं A1 B1 C1 इनके आपस में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है।
तो हम जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यह फैराडे का नियम है। तो यदि हम या तो जो कॉइल्स हैं उनको घुमा दें या फिर जो फील्ड है वो रोटेटिंग हो और कंडक्टर स्टेशनरी, तो दोनों अवस्थाओं में जो फ्लक्स चेंज के कारण उन कॉइल्स में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। When these windings are kept stationary and the magnetic field is rotated, या when the windings are kept stationary and the magnetic field is rotated, and the magnetic field is rotated, and EMF is induced in each winding, तो जो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज EMFs जो है वो समान होती है, लेकिन एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल से अपार्ट होती हैं। नाउ मैंने जो चित्र देखा था उसमें कंसिडर किया था 3 आइडेंटिकल कॉइल्स A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। A1 B1 C1 स्टार्टिंग टर्मिनल्स हैं, A2 B2 C2 इनके फिनिश टर्मिनल या एंड टर्मिनल्स हैं। 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हैज़ टू बी मेंटेन बिटवीन द स्टार्टिंग टर्मिनल्स A1 B1 एंड C1। Now let these three coils mounted on the same axis या same shaft. अब keeping coil stationary and moving the magnetic field or vice versa in an anti-clockwise direction at omega radian per second. 3 EMFs are induced in the 3 coils respectively. The EMF induced in the coil A1 A2 is 0 and is increasing in the positive direction, जैसा कि वेव फॉर्म में दिखाया गया है और उसे रिप्रेजेंट किया गया है E A1 A2 से। इसी प्रकार कॉइल B1 B2 जो कि A1 A2 E A1 A2 से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल बिहाइंड है, तो जो EMF इंड्यूस इन द कॉइल है वो प्रारंभ में ऋणात्मक होता है और बाद में यह मैक्सिमम नेगेटिव होकर के वेव शेप E B1 B2 द्वारा प्रदर्शित है। इसी प्रकार कॉइल C1 C2 जो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली बिहाइंड द कॉइल B1 B2 है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कॉइल C1 C2 इज 240 डिग्री बिहाइंड द कॉइल A1 A2। तो जो EMF इंड्यूस हो रहा है इन कॉइल वो पहले पॉजिटिव में जाता है और उसके बाद डिक्रीज होता है। तो जो तीनों कॉइल्स में EMF इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड समान होता है, आवृत्ति समान होती है, पर एक दूसरे से वे 120 डिग्री एंगल्स पे अपार्ट होते हैं और उसे हम फेज़र में जो दर्शाए अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो 3 EMFs प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम यदि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें या इक्वेशन की फॉर्म में, तो E A1 A2 बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी, E B1 B2 जो है वो E मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 2π/3 या E मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और E C1 C2 बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 4π/3 या E मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री।
दूसरे शब्दों में हम E C1C2 को Emax sin ओमेगा टी प्लस 120 भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कलाक्रम या फेज सीक्वेंस की। तो किसी भी 3 फेज सिस्टम में जिस ऑर्डर में वोल्टेज अपना धनात्मक अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं या जिस सीक्वेंस के अंदर इनका मैक्सिमम पॉजिटिव अटेन करते हैं, वही फेज सीक्वेंस या कलाक्रम कहलाती है। 3 वोल्टेजेस और ईएमएफ है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, पर ये आपस में डिस्प्लेस होते हैं 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली। यदि हम कॉइल्स के नाम RY भी रख दें तो जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होती है वो RYB या YBR या BRY, ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस कहलाती है। और इसी प्रकार नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है RBY, BYR, YRB कहलाती है और ये एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस कहलाती है। अब जो फेज सीक्वेंस है उसका उपयोग या उसको ध्यान में किन किन स्थानों पर रखा जाता है, जहाँ भी परिणामित्र अर्थात ट्रांसफॉर्मर्स और जनित्र ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है, वहाँ पर फेज सीक्वेंस समान होना आवश्यक होता है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर या त्रिकलीय प्रेरण मोटर की जो दिशा है वो फेज सीक्वेंस पे या कलाक्रम पर निर्भर करती है। तो यदि हमने कलाक्रम परिवर्तन कर दिया तो ऐसी स्थिति में मोटर की दिशा भी विपरीत हो सकती है। तो आज हमने 3 फेज सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं, 3 फेज वोल्टेज किस प्रकार जनरेट होता है तथा कलाक्रम क्या होता है के बारे में अध्ययन किया है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन किताबों और इंटरनेट पर उपलब्ध जो ज्ञान है उसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।